ये क्लास है समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्रों पर दिसंबर 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था उसके संबंध में मैंने आप लोगों से कल पार्ट ए में यानी 1 से लेकर 15 क्वेश्चन पर जो है चर्चा किया था। आज मैं इसी के आगे बढ़ूंगा। दिसंबर 2014 का यूजीसी का द्वितीय प्रश्न पत्र है सोशल वर्क का, और मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से प्रश्न नंबर 16 पर। और ये प्रश्न जो है दिसंबर 2014 का पेपर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। आपको बता दूं, फंक्शनल मॉडल जस्सी ट्राफ्ट का है, सन 1950 के दौरान में ये चर्चा हुई थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो है एच पार्लियामेंट का है, 1957 में ये बात पर भी चर्चा हुआ था, समस्या समाधान के उपागम पर। क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी की बात करें अगर हम लोग तो कार्ल रोजर्स की है, आप लोग इससे भलीभांति तरीके से परिचित है। हालांकि ये भी 1950 और 60 के दशक की एक्टिविटी जो है मानी जाती है। बात करते हैं रियलिटी थेरेपी। रियलिटी जो थेरेपी है ये आपकी आती है, हाँ, विलियम ग्लासर के नाम आता है, सही जवाब बता रहे हैं आप। और विलियम जे रीड का जब नाम आता है तो मैं आपको बता दूँ पल्स लोरा और विलियम जे रीड टास्क सेंट्रल थेरेपी में आते हैं, है ना। ऑप्शन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का तो वो डी सही है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मजदूर कल्याण का सिद्धांत नहीं है। देखिए बहुत अच्छा सवाल आप सबके सामने है, जरा मुझे बताने की कोशिश करें आप सभी लोग। हाँ, मजदूर कल्याण का सिद्धांत, ओके, आप सभी लोगों का लगभग जवाब जो आ रहा है 17 का आप लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें धार्मिक सिद्धांत, देखिए कारखानों में जो काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं को नियमित करने का जो दायित्व है सरकार ने अपने ऊपर लेती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ सिद्धांत बताए गए थे। बेसिकली वो सिद्धांत श्रम कल्याण से ही संबंधित थे। अगर आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न कभी पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में आपको आए श्रम कल्याण की आवश्यकता की स्वीकृति, तो वो भी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर पहला आपसे अगर इस तरीके से पूछे कि श्रम कल्याण की आवश्यकता की स्वीकृति का सिद्धांत माना जाता है तो आप कहेंगे बिल्कुल माना जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत श्रमिक और उनके विचार, उद्योग तथा समाज की अन्योन्याश्रितता भी बेसिकली देखने को मिलती है मजदूर कल्याण के सिद्धांत में भी, है ना। तो श्रम कल्याण का महत्व को सही अर्थों में तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि इस बात पर सहमति व्यक्त की जाए कि श्रमिक, उनके परिवार, उद्योग और समाज एक दूसरे पर निर्भर है, तभी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इसलिए आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही रहेगा। तीसरी बात करें और जो है उसको हम बोलते हैं अनुभूत करके, अनुभूत आवश्यकता का सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी श्रम कल्याण कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह श्रमिकों की उन मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित ना हो। तो इसलिए कहा गया है कि मूलभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। अगर हम बात करें तो अनुभूत आपकी आवश्यकताओं में प्राथमिकता का भी सिद्धांत पर बात किया गया है। अब प्राथमिकता के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पे श्रमिक और उसके परिवार के सदस्यों की अनुभूत आवश्यकताओं अनेक प्रकार की होती हैं और इनके लिए कुछ अल्पकालीन और कुछ दीर्घकालीन भी होती है। तो इनमें से कुछ आर्थिक, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ सामाजिक होती है ना। तो इसलिए प्राथमिकताओं का सिद्धांत भी यहाँ पे लागू होता है। श्रमिकों के लचीले प्रकारात्मक संगठन का विकास का भी सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। आप ये कह लीजिए कि संगठन के विकास का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। अगर हम बात करें श्रमिकों के सक्रिय सम्मेलन का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है, सक्रिय सम्मेलन का सिद्धांत भी लागू होता है। और इसमें जो है प्रभावपूर्ण कार्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत भी लागू होता है।
सामुदायिक संसाधनों के अधिकतम दुरुपयोग का सिद्धांत भी इसी में लागू होता है। दंडात्मक सिद्धांत भी इसी में लागू होता है। और वहीं अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूँ तो मार्गदर्शन एवं समुचित विशेषज्ञ सहायता उपलब्धि का सिद्धांत भी लागू होता है। सतत मूल्यांकन का सिद्धांत लागू होता है। न्यासधारिता का सिद्धांत लागू होता है। धार्मिक सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन में आपका केवल यहाँ पे जो डी लिखा है वितरणीय सिद्धांत ये लागू नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यही सही है। ऑप्शन नंबर डी वितरण। ओके, देखिए ये जितने मैंने सिद्धांत आप लोगों को बताया ना, ये सारे सिद्धांत आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आप सबसे पूछे भी जा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा हालांकि कई सिद्धांत हैं, मैंने आप लोगों से लगभग 10+ सिद्धांत बताए हैं मजदूर कल्याण के, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 18 नंबर का प्रश्न है कि प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, प्रौढ़ साक्षरता और धार्मिक माध्यमिक प्राथमिक माध्यमिक तृतीयक नामांकन निम्नलिखित के आयाम है, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक नामांकन निम्नलिखित के आयाम है। तो प्रौढ़ साक्षरता के चाहे वो प्राथमिक लेवल पे हो, माध्यमिक लेवल पर हो या तृतीयक नामांकन के लेवल पर हो, तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक नामांकन के आयाम ज्ञान आप सबको रिप्रेजेंट करता है। भारत में मानव संसाधन की बात किया जाता है या साक्षरता की बात आप करते हैं, तब भी इसकी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा प्रौढ़ शिक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है कि औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा, इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। तो कारण यही है कि प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक माध्यमिक तृतीयक नामांकन निम्नलिखित में से आयाम को माना गया है ज्ञान को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है, आप सभी लोग देख भी रहे हैं और बहुत ही सरल प्रश्न है और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। अगर हम एक मिनट देखिए भाई कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनके ऊपर ज्वाइन कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्य सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो आप जानते भी होंगे अनुच्छेद 39 के बारे में, अनुच्छेद 39। देखिए 39 जो का है वो आपसे बताता है ये अनुच्छेद के बारे में, कहीं पता चले कि आप 39 बता रहे हैं। तो 39 के का के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बात की है, ठीक है। ये बताया, ना कि 39 बताया है। 39 आपसे क्या बताता है, इस चीज़ को भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इसको समझना ज़रूरी है ना। तो इस 39 के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, किसी को मालूम है क्या? बताए। तो जो नालसा और सालसा है वो इसी के अंदर जी, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होता है, उसकी बात करता है 39, ठीक है। याद रखेंगे, जैसा पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, एक प्रकार से राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व बताने की कोशिश की जाती है 39 में। 39 में 38 क्या है बताइए?
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है। आपका अनुच्छेद 38। जी लोक कल्याण। हाँ, आप ये कर लीजिए। और अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो राज्य के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता था, ऑप्शन नंबर सी सही था। यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम जानते होंगे आप सभी लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न है आप सबके लिए, किस वर्ष पारित किया गया है ना? 2004। और यहाँ आप लोगों के प्रश्न क्या? 2004 हाँ, तो यहाँ पे पारित करने की बात हो रही थी, है ना? हालांकि इसका नाम जाना जाता है सूचना का अधिकार। हाँ, सूचना का अधिकार के नाम से जाना जाता है ये कि अधिनियम जो है 2005 का है। तो 12 मई 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियमित 2005 संसद में पारित किया गया, है ना? तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि पारित किया गया, संसद में पारित किया गया था 12 मई 2005 को। और हाँ, 15 मई 2005 को राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी। 15 मई 2005 को क्या दिया था? 15 मई 2005 को क्या दिया था? राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी, है ना? याद रखिएगा। और जो है 12 मई 2005 को यह कानून जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, 12 मई को जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्य में लागू होंगे। हालांकि अब जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही रहेगा, ना कि ए। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में फ्रायड ने बताया है मन में होते हैं। मन में क्या होती है? सभी होते हैं विचार, भावनाएं, सहज प्रवृत्ति। भावनाएं। ऑप्शन नंबर डी सभी लगता है। सभी लगता है, यहाँ पे डी करेक्ट है। चलिए यहाँ पे विलियम बेवरेज रिपोर्ट है, ये इनके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आया हुआ है ना? विलियम बेवरेज रिपोर्ट 1941 के अनुसार इंग्लैंड के समाज में सबसे बड़ी बुराई थी। तो उसमें अगर हम बात करते हैं क्या सबसे बड़ी बुरी जो है बुराई कही बताई गई है, ज़रा बताने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है साफ? पहला ऑप्शन आपके सामने मलिन एवं अज्ञानता। क्या ये बात सही है? बिल्कुल राइट है। फिर कहा गया कि इंग्लैंड में समाज में सबसे बड़ी बुराई थी क्या? सबसे बड़ी बुराई क्या थी इसमें? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अभाव, निष्क्रियता और रोग, ये भी एक प्रकार का सबसे बड़ी बुराई थी विलियम बेवरेज रिपोर्ट 1941 के अकॉर्डिंग। निष्क्रियता, रोग और बीमारी, देखिए यहाँ पे सॉरी गरीबी एक ऐसा शब्द आ गया जो ये बेसिकली नहीं मेंशन किया गया था। गरीबी मेंशन नहीं की गई थी, बेरोजगारी को भी नहीं, मलिनता बेसिकली लाई गई थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर आपका केवल बी सही रहेगा, बी। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग जो है विलियम बेवरेज रिपोर्ट में 1941 के अनुसार जो है इंग्लैंड के समाज में सबसे बड़ी जो बुराई थी वो कुछ इस टाइप की थी। मलिनता था, अज्ञानता था, अभाव था, निष्क्रियता था और रोग था। ठीक है, याद रखेंगे सब। बाकी गरीबी नहीं थी और बेरोजगारी भी नहीं। निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों का भाग नहीं है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना? पशुपालन तो था, पशुपालन था। पंजाब
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग में पशुपालन था। पंचायती तो अनुच्छेद 40 में तो है, अनुच्छेद 40 में। कानून और व्यवस्था। हाँ, कानून व्यवस्था नहीं था। देखिए, अगर आप 32 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद देखेंगे ना, तो पंचायत भी मिल जाएगा, कमजोर वर्ग भी मिल जाएंगे। 48 में अगर बात करें तो पशुपालन कृषि जो है आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित होता है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। कल्याण और व्यवस्था जो है बेसिकली नहीं रखा गया है। ऑप्शन आपका जो है यही सही माना जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका यही सही माना जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? गुड, आगे बढ़िए। मैं एक बार इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने ये निम्नलिखित में से कौन बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है? ओके, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित कैलाश सत्यार्थी। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी हैं कैलाश सत्यार्थी जी, और इन्हें जो नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था वो बचपन बचाओ आंदोलन की ही स्थापना के लिए दिया गया था। बेसिकली इसका मकसद बच्चों के खिलाफ होने वाली किसी भी किस्म की हिंसा का खात्मा और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जहां सभी बच्चे मुक्त, स्वस्थ और सुरक्षित हो और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, है कि नहीं? ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा बी का, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसने 73वें संशोधन अधिनियम के तहत देश में सबसे पहले पंचायत चुनाव करवाए थे? बताएं। बताएं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आप लोग बता नहीं रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद देश में सबसे पहले पंचायत चुनाव तमिलनाडु, है ना। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तमिलनाडु में 10 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत के चुनाव 1996 में हुए थे और ये संविधान संशोधन था 73वां। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य यहाँ पर तमिलनाडु। और पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही आधुनिक भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में नागौर जिले में, आपने नाम सुना ही होगा, है ना, नागौर जिले में बगधारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 की पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। संशोधन अधिनियम के बाद की बात है, तमिलनाडु। ठीक है, याद रहेगा, केवल पहला सही है बस, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। 26 का सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा देना चाहता है, सही है ना? सही। हाँ। और सर्व शिक्षा अभियान ऐसे स्थानों में नए विद्यालय खोलना चाहता है जहाँ विद्यालय नहीं है, बिल्कुल सही है। सर्व शिक्षा अभियान भारत में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकता पूरी कर रहा है, ये भी तो सही है। सर्व शिक्षा अभियान अन्य बातों के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर, ये देखिए
अन्य बातों के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर बल या ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऑप्शन नंबर केवल इसमें से कौन सा गलत है? डी। हाँ, डी गलत है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा कथन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने, जवाब बताइए जरा क्या होना चाहिए। सही नहीं है। देखिए, प्रत्येक 3 वर्ष में पंचायतों को नियमित चुनाव होते हैं, ये बात सही है, गलत नहीं है। अरे पंचायतों का नियमित चुनाव, 5 वर्ष में होता है सर। 73वें संविधान संशोधन में प्रत्येक 3 वर्ष में पंचायतों का नियमित चुनाव होता है ना। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सब 3 में नहीं, 5 में होगा। 5 में क्या होता है? 5 वर्षों राज्य में विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव होता है सर 5 साल के बाद। नहीं, पंचायत में भी 5 साल में ही होता है। पंचायतों का 5 साल में होता है। पंचायत में 3 का नहीं होता। अच्छा, हाँ सर, क्योंकि पंचायत में भी 5 वर्ष बाद उनका चुनाव होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? जो ग्राम और माध्यमिक और जिला स्तर पर, ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 का, है ना? सही है। जरा 1 मिनट होल्ड रखिएगा। हाँ, प्रश्न एक्चुअली यहाँ पे जो है प्रश्न गलत दे रखा है। हाँ, प्रश्न जो प्रश्न इसको देना चाहिए था कि 73वें संविधान संशोधन में कौन सा संबंध सही है। तो सही आपको 2, 3, 4 है, पहला नहीं है ना। इस प्रश्न में केवल नहीं नहीं लिखना चाहिए था उसे, है ना, राइट। तो ये प्रश्न गलत है। और यहाँ पर पंचायतों के संबंध में वित्त आयोग ने जो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो आई थिंक 5 वर्ष था वहाँ पे वित्तीय आयोग के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे आप जवाब क्या लगाएं, केवल नहीं को काट दें बस। और नहीं को जब काटेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन आ जाएगा 2, 3, 4, यहाँ पे सी वाला। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषताएं हैं? बहुत सरल प्रश्न है। व्यवसाय की विशेषता तो मालूम होना चाहिए उनको, है ना भाई। एक तो समाज और मान्यता होगी, लाभकारिता कहाँ से होगा? राज्य के औपचारिक करार, नियंत्रित प्रविष्टि होगी। व्यवसाय की विशेषता थोड़ी है, व्यवसाय की विशेषता लाभकारिता। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें लाभकारिता किस शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 28 है। लाभकारिता किसको कहेंगे? प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। और कंट्रोल एंट्री आपका नियंत्रित या प्रविष्टि हो जाएगी। राज्य के साथ एक प्रकार से औपचारिक करार, यानी एक प्रकार से फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाएगा विथ द स्टेट। यहाँ पे देखिए विशेषता ना, राज्य के साथ औपचारिकता नहीं होती है सब व्यवसाय की, और ना ही लाभकारिता होगी। आप केवल पहला और चौथा लगाइए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का केवल आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ना, समाज और मान्यता सही होगा आपका एक, और एक ऑप्शन सही होगा ये नियंत्रित प्रविष्टि। तो इसलिए ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ए और 4, है ना। तो पहली बात तो ये तो हट जाएगा राज्य के औपचारिक। तो जब इसको हटा रहे हो 3 को, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बचा आपका केवल ये, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 3 तो नहीं रहेगा इसे, तो जाहिर सी बात है लाभकारिता भी हट जाएगा ऑटोमे
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कर्मचारी का देय अधिकतम उपादान जो है 10 लाख रुपए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर सही है। इसका ठीक है। अच्छा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के संबंध में मजदूरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। सही, ये तो सही है, इसमें बताया भी गया है, अब तो बढ़ा भी गया है ना, सही है। सुलभ अधिकारी और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय पारित कर सकता है, ये भी सही है आपका, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नियोजक से मान्यता प्राप्त करने के लिए मजदूरी यूनियन का पंजीकरण भी अनिवार्य है। पंजीकरण अनिवार्य है नहीं, मजदूरी यूनियन का पंजीकरण कहाँ अनिवार्य होता है भविष्य निधि में? या नियोजक से मान्यता प्राप्त कर लिया जाए फिर उसके बाद मजदूरी यूनियन का पंजीकरण नियोजक से मान्यता प्राप्त करने के लिए। गलत जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे आप 1 2 3 लगाइए, सही है। 1 2 3 में बी सही है ना? हाँ, यही करेक्ट होगा, यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। ए तो सही है ही है। नियोजक से नहीं, नियोजक जानते हो किसको बोलते हैं? नियोजक, हाँ, नियोजक जिसे मालिक वगैरह होते हैं, तो मालिक से मान्यता प्राप्त करने के लिए मजदूरी यूनियन का पंजीकरण अनिवार्य होता है, ये गलत है। नियोजक से मान्यता प्राप्त करने के लिए मजदूरी यूनियन का पंजीकरण अनिवार्य है, ये कंपलसरी नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण के लिए आवेदन जैसे श्रम आयुक्त होता तो आप कहते कि भाई ठीक है। तो ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन में जो फॉर्म ए होता है ना, वो बेसिकली अनिवार्य नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है। आपको बता दो, इसके तहत जो 1926 के तहत ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी बात कर रहा, 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ट्रेड यूनियन वो होता है, उस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, एक ऐसा संगठन है जहाँ पे व्यापार या कंपनी में कार्य कर रहे श्रमिकों के द्वारा अपने संरक्षण, हित और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गठित किया जाता है। तो ट्रेड यूनियन एक ऐसा संगठन है जो किसी व्यापार और कंपनी में काम कर रहे हैं श्रमिक, नियोक्ता, मालिक के मध्य उसके आपसी संबंध को सुधारना और संतुलित बनाए रखने का काम करती है, ना कि कोई ऐसा एक एजेंसी है जो उसका पंजीकरण करे, है ना, पंजीकरण करे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गलत जवाब आपका आ गया है 4, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, बी करेक्ट माना जाएगा। ट्रेड यूनियन जो है 1926 के अकॉर्डिंग है, ये 1926 के अनुसार ये पूछा गया है, 1926, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करने की बात कही जा रही है, ठीक है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए तिथि में संघ के पास कम से कम 7 सदस्य होना अनिवार्य है, जो ऐसे स्थापना या उद्योग से जुड़े हुए हैं या लगे हुए हो, या जो नियोजित कर्मचारी या कर्मकार हो, है ना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। बात करते हैं, बाह्य और आंतरिक विभेदक की सम्मिलित किए बिना की गई ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य या टिप्पणी क्या हो सकती है? बाह्य और आंतरिक विभेदकों का क्या बताना सही समझेंगे इसका? बी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का अगर हम बात करें ना, यहाँ पे बाह्य और आंतरिक विभेदकों को सम्मिलित किए बिना
की गई जो है ऑब्जेक्शन टिप्पणी है, अनियंत्रित टिप्पणी ऑब्जेक्शन नियंत्रित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, डी अनियंत्रित टिप्पणी और ऑब्जेक्शंस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। अच्छा, ये जानते हैं आप लोग बाह्य और आंतरिक विभेद क्या होते हैं? बाह्य और आंतरिक विभेदकों को सम्मिलित किए बिना की गई अनियंत्रित टिप्पणी और ऑब्जेक्शंस करेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। यह एक प्रकार का जैसे कोषागार हो या कोई वित्त सेवाएं हैं, ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में विभेदकों के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो विभेदक होगा आपका वो सम्मिलित किया जाएगा अनियंत्रित टिप्पणी में, जिसे आपने पढ़ा होगा आंतरिक व्यापार, जहाँ बताया गया है कि क्रय किए गए माल या उपभोग की गई सेवाएं के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों के परिप्रेक्ष्य में हो जाता है, जो है चाहे बाह्य के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे आंतरिक परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे बाह्य परिप्रेक्ष्य में हो चाहे आंतरिक परिप्रेक्ष्य में हो। तो इसलिए आप लोगों का जो सम्मिलित किए बिना की गई ऑब्जेक्शन टिप्पणी, अनियंत्रित टिप्पणी और जो ऑब्जेक्शन, यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा आपका। तो ये एक प्रकार से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात करती है, अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा हो जाएगी, और बाह्य के जो होगी जो बाहर की सुरक्षा की बात करेगा वो बाह्य की समस्या को समाधान करने की बात करेगी। और वैधता भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएगी, है ना। जैसे अनुसंधान के दौरान में जो आंतरिक जो वैधता होगी वह सीमा होती है जिस पर शोधकर्ता का यह दावा करने में सक्षम होता है कि वह अध्ययन कर रहा है और इसके अलावा कोई अन्य वेरिएबल के परिणाम का कारण नहीं बनता है। जबकि अगर हम बाहरी वैधता की बात करते हैं, बाहरी विविधता की बात करते हैं, तो उसमें अध्ययन के परिणामों को बड़े पैमाने पर दुनिया में सामान्यीकृत किया जाता है, वहाँ पर सामान्यीकृत किया जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें सभी लोग, अनियंत्रित टिप्पणी और ऑब्जेक्शन। डैश संविदात्मक और सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। बगावत, युग्मक, अनुष्ठानिक और विसामान्यता। विसामान्यता, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, विसामान्यता जो है संविदात्मक और सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। डैश पिछले प्राचलन अनुभव का अध्ययन और समीक्षा है। रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 32 का रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं आप, यानी मूल्यांकन नहीं होगा, मूल्यांकन है जो पिछले प्राचलन अनुभव का अध्ययन और समीक्षा करता है। रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मूल्यांकन सही होगा। दायित्व तो गलत है, मॉनिटरिंग गलत है, रिकॉर्डिंग ठीक है। यहाँ अनुभव को अध्ययन करने की बात हो, रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड का एक प्रलेख माना जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम रिकॉर्ड का भी रखते हैं और अध्ययन का भी रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का। डैश प्रमुख पदों के बदलाव की संभावना का आकलन करता है और भविष्य में इन पदों का भरने के लिए भी उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान भी करता है। जनशक्ति योजना, उत्तराधिकार योजना, बदलाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए का चुनाव कर रहे हैं आप, ओके।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, वो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि मुख्य पदों का बदलाव की संभावना का आकलन करता है। तो जनशक्ति नहीं होगा, बदलाव भी नहीं होगा। भविष्य में इन पदों के भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करेगा, उत्तराधिकार योजना के अंतर्गत। हाँ सर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, बदलाव नहीं, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, यहाँ पे उत्तराधिकार योजना, बी वाला सही रहेगा आपका। सर ये योजना कब आई थी, ये उत्तराधिकार योजना? ये योजना नहीं है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है कि मुख्य पदों का बदलाव की संभावना का आकलन करता है, भविष्य में इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करना क्या कहलाएगा, वो उत्तराधिकार योजना कहलाती है ना। तो उत्तराधिकार योजना है, इसके बारे में आप ध्यान रखिए, जहाँ पे पूर्ण गाइड की बात करता है, ये पूर्ण गाइड की बात करता है, साझा की बात करता है, नियोजन की बात करता है, व्यवसाय की बात करता है ना, रणनीति की बात करता है। ये इसी को उत्तराधिकार नियोजन कह लीजिए या योजना कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कार्यक्रम और योजना नहीं है जो उस वर्ष में आई थी। 34 कह रहा है आपके सामने कि सामाजिक नीति सामाजिक विकास के प्रणयन के लिए या प्रणयन से आवश्यक रूप से संबंधित है। बिल्कुल संबंधित तो होना ही चाहिए भैया, है ना, है कि नहीं। हाँ सर। और फिर उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सामाजिक नीति विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए योजनाबद्ध उपाय है। सही है सर। ये भी सही है। व्याख्या हो रही है सर व्याख्या? हाँ, व्याख्या भी हो रही है। इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 34 का पहला वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला आपका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। कहता है कि 9 उदार राज्य सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप में जो है विश्वास करता है। दूसरा वही लाइन है, आपसे कहता है कि स्कैफ, यहाँ पे अगर हम बात करें स्फैडी जो है स्कैंडिनेवियन देशों का कल्याणकारी राज्य को या राज्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। क्या कहना सही समझेंगे? दोनों सही जवाब हैं। देखिए, 9 उदार राज्य सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं, ये सत्य है। और स्कैंडिनेवियन है देशों का कल्याणकारी राज्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। एक पेशेवर और उसके सेवार्थी के लिए संबंध में विश्वास बनना जरूरी होता है। क्या सही है? सही है सर। फिर कहता है कि एक संबंध में विश्वास एक उत्प्रेरक की तरह काम करने व्यवहार में बदलाव लाता है। सही है। तो फिर क्या कहेंगे? ऑप्शन बताएं। देखिए, एक व्यवसाय और उसके सेवार्थी के संबंध में विश्वास बनना जरूरी है। और एक संबंध में विश्वास एक उत्प्रेरक की तरह ही काम करने वाले व्यवहार में बदलाव भी लाता है। सही तो है, व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा आपका। सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस के लोगों से सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या सही है? सही है। सही है। फिर आपसे कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के मूल्यों में प्रशिक्षित होते हैं, जो उन्हें सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण की व्याख्या की जाती है। सही है। सही है।
ओके, तो मैं आप लोगों से कहूँगा क्वेश्चन नंबर 37 का अगर जवाब दीजिएगा। दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो भी व्याख्या भी हो रही है, व्याख्या हो रही है। सोशल वर्कर ने कहा है ना लोगों के सॉफ्ट स्किल के लिए, और फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, है ना। देखिए आर में, इसलिए व्याख्या इसकी सही होगी, डी करेक्ट है। हाँ सर ठीक है। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38। आपको तो मालूम होगा मोहम्मद जो है यूसुफ बेसिकली ग्रामीण बैंक से रिप्रेजेंट भी किया है, का नाम भी आता है, हम लोगों ने देखा भी होगा, है ना। और अतमर सेन जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी है, मैंने पढ़ा भी रखा है आप लोगों को। हाँ सी आएगा सर। और जो 38 में सी दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या है ना कि जो महीज कुरियन थे, एक विद्वान थे, इन्होंने एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी के, एक फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से इसको मशहूर है। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी, वर्गीज कुरियन के बारे में, संपूर्ण क्रांति नहीं। 39 की बात करें, एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ पुस्तक है। द कदुशिन की बात अगर हम करें, है ना, कदुशिन चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, ठीक है। और टीव स्टिक में प्रिंसिपल ऑफ सोशल केशवर, ग्रेश मेथू और इसके फिरू का सही ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। CARA क्यारे है, किससे संबंधित है? गोद लेना सर। परिवार, शिशु। माँ, नहीं ये ऑप्शन ऑप्शन ए। मनोक्रम अल्जाइमर और शिशु भी शिशु। ऑप्शन कौन सा सही है? ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। माड़ा, जनजाति विकास। हाँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि किससे संबंधित है? जनजाति, स्टार्टअप, शहरी विकास। शहरी विकास। ओके, PMGSY, करने का निकल ऑप्शन 2 कम्युनिटी, IAI ग्रामीण आवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा क्या सही? ए। परिवीक्षा विभाग क्या है? छात्रों के लिए पुरस्कार। किशोर में है। पैरोल, सर परीक्षा विभाग। जी छात्रों के लिए पुरस्कार पैरोल। परीक्षा विभाग डी। एक अच्छा मिनट। के लिए पुरस्कार। परिवीक्षा विभाग, अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार। पैरोल होगा, तो पैरोल का होगा ना। जिला न्यायालय, पैरोल अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार, व्यावसायिक प्रशिक्षण अपराधी, शिशु कल्याण समिति, किशोर। ऑप्शन बी नंबर सर। बी।
बगान श्रम अधिनियम कब आया था? 1951। बागान श्रम अधिनियम। 1951। ठीक है, 1951। बोनस संदाय अधिनियम। 48। 1965। बोनस संदाय अधिनियम। 1965 सर। हाँ, 1965। मजदूर संदाय अधिनियम। 19 ठीक है। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम। 1961। 1961। लगाइए जरा क्रम में। ऑप्शन सी। रॉस ने सामुदायिक संगठन में जो है समाज कार्यकर्ता के 4 मुख्य भूमिका का वर्णन किया था, जिनमें से कौन सी भूमिकाएं जो है उचित कोड का विचार करेगी? समाज उपचारक और विशेषज्ञ को, और गाइडेंस और सामर्थ्यता को, लीडर और शिक्षक नहीं, समाज सुधार और मेडिटर भी नहीं। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे जो सही होगा वो दूसरा और तीसरा। 44 कौन सही हो गया? बी। यहाँ पे इतिहास के अनुसार क्रम बताना आपको। द पुअर लॉ 1941, 1601। फ्रेंडली विजिटिंग जिसको भ्रमणकर्ता बोलते हैं 1899 कर लीजिए। गरीबों के लिए ओवरसीयर की नियुक्ति, नहीं 1870 कर लीजिए, 1870। विवेज रिपोर्ट 92 कर लीजिए। और 1942 1834 करिए, इसको 1601 में करिए। गरीब पुअर लॉ है। और गरीब ओवरसीयर की बात है 1836 सर। शाबाश। अब लगाइए। ऑप्शन लगाइए। पहला क्या है सर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला 1834, फिर 1836, फिर उसके बाद 1870, चौथा, तीसरा, सी सर। फिर 1900। ऑप्शन है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये सही रहेगा। पुअर लॉ 1834। जी, पुअर लॉ गरीब कानून तो मॉडिफिकेशन है, हालांकि शुरुआत में आया जो था 1834 में तो आया था। चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे और भी सवाल हैं, करते हैं पढ़ के। समय है हमारे पास अभी, है ना? बताइए, कुछ विद्यालयों में व्यवहारिक कार्य अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सकते। कारण बताइए कि वो विद्यालय व्यवहारिक रूप से सिद्धांत और निष्पादन स्तर पर लाने में विफल रहे हैं। कक्षा शिक्षण पर अधिक जो है बल दिया जाता है। क्षेत्र कार्य के लिए अच्छी गतिविधियों की संरचनाओं की विफलता होती है कि अंतर विभागीय सहयोग की कमी होती है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये ऑप्शन। ट्रिक के हिसाब से गया आपका, ये सही है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऑप्शन भी दे सकते हो कि व्यवहारिक कार्य को अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सकता, आपको मिल जाएगा। कौन सा सही रहेगा?
यहाँ से देखो ये वाला मिल जाएगा, ये वाला। व्यवहारिक कार्य समाज कार्य शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण, परंतु समाज कार्य विद्यालय व्यवहारिक के रूप में अच्छी तरह से विकसित होने में असफल रहा है। असफल का मतलब था विफल, यही सही है, पहला वाला सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। समाज कार्य में क्षेत्र कार्य अपरिहार्य है, कारण? ए सर। अच्छा, ट्रिक लगाया है आपने, बड़ा है इसलिए। ठीक है, ऑप्शन मिल रहा था, ऑप्शन नंबर सही है। चलो हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक तरफ बताया गया है कि गत्यात्मक प्रक्रिया, दूसरी तरफ बताया गया है निरीक्षण और मार्गदर्शन, तीसरी तरफ बताया गया है बिना व्यवहार के सिद्धांत का विकार और निरर्थक। तो यहाँ पे आप देखिए, अपरिहार्य दिया था ना। समाज कार्य शिक्षा में विस्तार तथा नियोजित व्यावहारिक कार्य अपरिहार्य है, ये नीचे सर सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैरा। अच्छा, फर्स्ट लाइन उसकी। हाँ सर। हाँ, समाज कार्य विस्तार और नियोजन का जो है व्यावहारिक कार्यक्रम अपरिहार्य। ठीक है, शिक्षा में प्रश्न भी यही था ना कि समाज कार्य क्षेत्र में अपरिहार्य क्या हो सकता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान अर्थात जीवन की स्थितियों में लागू होने का अवसर प्रदान करता है, वही बात है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए। निम्नलिखित द्वारा समुदाय स्थापित व्यवहार को समाज कार्य विद्यालयों के द्वारा बढ़ावा देने की आवश्यकता क्या होगी, बताइए। ऑप्शन: स्वयंसेवी संगठन विभाग, भागीदारी टीम, फिर संपूर्ण विकासात्मक और समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाकर कक्षा शिक्षण और यथार्थ जीवन स्थितियों में समीपता बढ़ाकर। सी आई भी लग रहा था। देखते हैं, ऑप्शन करते हैं। प्रश्न क्या था हमारे सामने, प्रश्न क्या बोल रहा था, कह रहा था कि समुदाय आधारित व्यवहार कार्य को समाज कार्य विद्यालय द्वारा बढ़ावा देने की आवश्यकता है, बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बढ़ावा किस चीज का? समुदाय आधारित व्यवहारिक कार्य को, समुदाय आधारित व्यवहार कार्य को। लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन। सेकंड लाइन। हाँ, ये वाला के ऊपर थोड़ा सा, उसके ऊपर की लाइन। अच्छा, अभिकरण आधारित व्यवहारिक ज्ञान को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको मिलेगा कि भारतीय समाज कार्य शिक्षा में जो है संस्थानों की चाहिए कि प्रतिबद्धता और उपयुक्त परिप्रेक्ष्य पर आधारित समुदाय आधारित व्यवहारिक कार्य को बढ़ावा दें। और वहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देख रहे थे तो संपूर्णता, विकासात्मकता ऐसे शब्द मिल रहा था हमें, और क्या मिल रहा था, समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाकर। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल भी रहा है प्रतिबद्धता और परिप्रेक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना है। तो भारत में स्वयंसेवी संगठन और समाज कार्य विभाग भागीदारों को अपर्याप्त रही है, जहाँ पर समन्वय समाज कार्य के लिए अविभागीय सहयोग और एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है, उस पर जो है आधारित है। तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि इसका सही जवाब क्या देना उचित समझेंगे। व्यवहारिक कार्य को बढ़ावा देना है, समन्वय के अंतर विभाग। ये देखिए, अभिकरण यहाँ से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभिकरण आधारित व्यवहारिक जो है कार्य संपूर्णता, विकास, समीक्षात्मकता, परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से रहित है। इसलिए समाज कार्य में आप देख सकते हैं भारतीय समाज कार्य की शिक्षा संस्थानों के लिए चाहिए, और आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे देखिए संपूर्णता, विकासात्मकता, समीक्षात्मक को अपनाना, ऑप्शन नंबर 3 से मिल जाएगा। समाज कार्य में व्यवहारिक कार्य इस बात पर बल देती है, किस पर? क्या लगाओ, लगा दीजिए एक बार। सी सी सर।
सही सर। सबसे बड़ा है। देखिए, समाज कार्य में व्यवहारिक ज्ञान की बातों पर बल देता है। तो व्यवहारिक स्थितियों में कौशल अभिमुखता का होना, सिद्धांत व्यवहार में अंतर को कम करना, कम तो नहीं होगा। समाज कार्य में विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता उपयुक्त परिप्रेक्ष्य से विकसित करना। समाज कार्य में विद्यार्थियों में प्रतिबद्धता और उपयुक्त परिप्रेक्ष्य से सही हो सकता है। स्वयंसेवी संगठनों में समाज कार्य विद्यालयों में भागीदारी को बढ़ावा देना, ये भी सही हो सकता है। प्रश्न क्या करा, व्यवहारिक कार्य इस बात पर बल देता है। व्यवहारिक कार्य इस बात पर बल देता है, जरा बताइए कहाँ पर है। ये सेकंड पैराग्राफ है, लास्ट का सेकंड। ये वाला ना, समाज कार्य शिक्षा के लिए विद्यालय व्यवहारिक समाज कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है। पैराग्राफ फिर उसके बाद व्यवहारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। लास्ट पैराग्राफ जब पढ़े हैं अभी। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में। हाँ, लास्ट का सेकंड। ये अच्छा, व्यवहारिक समाज कार्य समन्वय में समाज कार्य के लिए। ये समाज कार्य शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि व्यवहारिक स्थितियों में कौशल अभिमुखता की बात कर रहा था। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें ना, देखिए यहाँ पर भी हालांकि बहुत रहा है, लेकिन आप इसको जरा देखिए कि कह रहा है कि यहाँ पर पढ़िए, जहाँ तक शिक्षण की अच्छी तरह से विकास हुआ है उनमें अनजाने में सिद्धांत और क्षेत्र का निर्देश और गहरा अंतर उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि व्यवहारिक कार्य में संप्रेषण स्तर तक लाने में असफल रहा है। ये पढ़िए ना सर, कौन सी? भारतीय समाज कार्य शिक्षा, ये लास्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन ऊपर से। हाँ, ये भारतीय समाज कार्य शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि प्रतिबद्धता उपयुक्त परिप्रेक्ष्य पर आधारित समुदाय व्यवहारिक कार्य को बढ़ावा देना, व्यवहारिक स्थितियों में कौशल की अभिमुखता का होना। हाँ, बात वही है, ठीक है। सिद्धांत और व्यवहार को अंतर को कम करना, एक ऑप्शन था ये, सिद्धांत और व्यवहार को अंतर को कम करना। सिद्धांत और कार्य क्षेत्र के निर्देश का गहरा अंतर उत्पन्न कर देना, तो अंतर कम करना नहीं होगा, अंतर कम करना नहीं होगा। तो मैं आपसे बताता हूँ कि यहाँ पे जो सही जवाब होगा अभिमुखता का सिद्धांत होगा। अभिमुखता का सिद्धांत आपको यही बता रहा है, व्यवहार कार्य में संपूर्णता, प्रतिबद्धता, परिप्रेक्ष्य, जहाँ पे भारतीय समाज कार्य शिक्षा संस्थानों को होना जरूरी है, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, समुदाय आधारित व्यवहार कार्य को बढ़ावा दे रहा है। ये आपका सही रहेगा। ठीक है, चल ठीक है, देख लेते हैं बी वाला कहाँ है। अच्छा 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 अच्छा, समाज कार्य में विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य का विकसित करना, व्यवहारिकता और उपयुक्त प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता आपका सही नहीं रहेगा, प्रतिबद्धता सही नहीं रहेगा। और स्वयंसेवी संगठनों में समाज कार्य विद्यालयों में भागीदारी को बढ़ावा देना, विद्यालय में भागीदारी का बढ़ावा देना। विद्यालय की बातें नहीं किया है, शिक्षा की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ए सही रहेगा, ए करेक्ट है, 49 का। समाज कार्य में व्यवहारिक कार्य क्या हो सकता है? अवलोकन, संग्रह, क्रियान्वित कर्तात्मक प्रक्रिया ही होगा। व्यवहारिक कार्य यही है, कॉमन सेंस बात है। विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता, निष्ठा को बढ़ाने का मंच। समाज कार्य का व्यवहारिक कार्य क्या हो सकता है भाई? संपूर्णता, विकास, समीक्षात्मक परिवर्तन, परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से रहित होगा, तो वही तो बात है अवलोकन वगैरह की। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें? आप देख भी सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देखिए क्या बोला, नए सृजनात्मक नवीन विचार, अवलोकन, संचयन और क्रियान्वयन की एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें जो है क्षेत्र कार्य को करने के माध्यम से सीखना कहा जाता है। तो मैं कहूँगा आप लोगों से यही सही रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला नहीं, आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। बाकी इसके आगे जो है हम लोग कल कर लेंगे, और कल आपका यूनिट नंबर फर्स्ट चलेगा 6 बजे से। शाम को क्लास ऑफ रहेगी आप सबकी आज, ठीक है। ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर।